समकालीन हिंदी कथा लेखिका डॉक्टर संगीता झा एक प्रसिद्ध एंडोक्राइन सर्जन हैं, लेकिन साथ ही वो एक सुपरिचित और प्रतिष्ठित कथाकार भी हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी चक्रव्यूह, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बचवा देखो, टीवी पर ये निगोड़े आमिर खान का रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है। क्या क्या बता रहा है कि सब डॉक्टर लोग बिक चुके हैं, दवाई कंपनी का कमीशन खाते हैं, और तो और मरीजों को पैसे के खातिर महंगी से महंगी दवाई लिखते हैं, महंगा टेस्ट कराते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर से भी कमीशन लेते हैं। तुम तो नहीं करते हो ना बाबू ऐसा? तुम्हारे बाबूजी सर पकड़ कर बैठे हैं। डॉक्टर देशराज मिश्रा पेरिस कार्डियोलॉजी की मीटिंग में आए हैं। फ़ोन इंटरनेशनल रोमिंग में चल रहा है, लेकिन अम्मा को पूरी छूट है, चाहे जितनी देर जो बतियाएं। बेटा उनका है और नयन दुलारा है। वैसे भी अपने रिटायर्ड मास्टर दीनानाथ और माँ गायत्री देवी को हर महीने चंद रुपए भिजवाने के अलावा वो कर भी क्या रहे थे। बेटे के भेजे पैसे को गाँव के गरीब बच्चों की फीस के लिए ही मास्टर दीनानाथ खर्च करते थे। दोनों पति पत्नी के गुजारे के लिए उनकी पेंशन ही काफ़ी थी। उसमें से भी पैसे बचा गायत्री देवी लोगों की मदद कर देती थी। माता गायत्री हमेशा अपने उन्हीं पैसों से किसी भी बम्बई जाने वाले के साथ बहू के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कुछ कपड़े और अपने राज यानी डॉक्टर देशराज के लिए लड्डू भिजवाती थी। उन उपहारों को उनकी बिगड़ैल पत्नी लवली बिना देखे घर के नौकरों में बांट देती थी। ये सारा माजरा बेचारे देशराज चुपचाप देखते थे। कभी कभी कहते थे, अरे देख तो लो, अम्मा के हाथ के बने लड्डू भी होंगे उनमें। पत्नी झिड़क देती, अपनी तोन तो देखिए, देखते नहीं डॉक्टर झुंझुनवाला और डॉक्टर अखिलेश कितने फिट हैं? वो लोग भी तो बिहार से ही हैं। घी के लड्डू नहीं, मैं तो आपके लिए शुगर फ्री और ऑर्गेनिक आटे से बने लड्डू लेकर आऊँगी। देशराज हमेशा चुप ही रहते थे, इसलिए नहीं कि वो बेबस थे और बीबी से डरते थे, बल्कि वो हमेशा चुप्पी धारण किए रहते थे, क्योंकि वो ग्रह कलह से हमेशा दूर रहना चाहते थे। वैसे भी कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ होने से उनका पाला ज़्यादातर सीरियस मरीजों से पड़ता था। इससे वे घर पर पूर्ण शांति चाहते थे। अभी माँ का बोलना खत्म ही हुआ था कि उन्हें बेटे की आवाज़ सुनाई दी, पापा आइसक्रीम दिला दो, मैं तो इटालियन अमोरे ही खाऊंगा, वो भी 3 स्कूप। कुछ इसी तरह बिटिया भी मचल रही थी। वे कुछ बोलते, अपना मुंह खोलते पत्नी ने फार्मा कंपनी के मैनेजर से कहा, देखते नहीं बच्चा लोग आइसक्रीम खाना चाह रहा है, दिलाइए। देशराज पत्नी की बात सुनकर सख्ती में आ गए, लेकिन फार्मा कंपनी का मैनेजर तो धन्य हो गया। बॉम्बे में डॉक्टर देशराज ही सबसे ज़्यादा उसकी कंपनी के स्टेंट इस्तेमाल करते थे और कभी कुछ नहीं मांगा। उनके बच्चों की आइसक्रीम की फरमाइश तो सर आँखों पर। फार्मा कंपनी वाला सोच रहा था, डॉक्टर साहब तो कभी मुंह खोलते नहीं। जब भी उनके क्लिनिक पर जाओ और पूछो, डॉक्टर साहब हमारे लायक कोई सेवा, तो सीधा जवाब, मैं आपका नंबर मरीजों को दे दूंगा, आप उन्हें सही दामों में कैथेटर या स्टेंट उनकी ज़रूरत के अनुसार दे देना। कंपनी वाला फिर बेशर्म हो मुंह फाड़ के पूछता, लेकिन सर आपके लिए पर्सनल? तो डॉक्टर साहब बिना परेशान और बिना गुस्सा हुए कहते, जल्दी क्या है, लिखते जाओ, समय आने पर सूद समेत ले लेंगे। अपनी सारी मेडिकल कॉन्फ्रेंस आने जाने की टिकटें भी वो खुद ही कटवाते थे। इससे कंपनी मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब क्या मांगेंगे। डॉक्टर साहब के इसी स्वभाव की वजह से अस्पताल का मैनेजमेंट भी उनसे गुस्साए रहता था। अगर मरीज ये बड़े सामान खुद ले आए तो हॉस्पिटल का नुकसान होता था, लेकिन डॉक्टर देशराज की वजह से ही पूरा अस्पताल चलता था। उस अस्पताल में ढेर सारे मरीज तो सिर्फ डॉक्टर देशराज का नाम सुन देश के कोने कोने से आते थे। इसीलिए चाहकर भी कोई उनसे कुछ कहने या पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बच्चे चाट चाट कर आइसक्रीम खा रहे थे और कंपनी वाला पूछ रहा था, और खाओगे बेटा? डॉक्टर देशराज को ये सब नागवार गुजर रहा था, लेकिन मौके की नज़ाकत देख बेचारे चुप थे। खामख्वाह पत्नी से उलझना नहीं चाह रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, वक्त भी ये कैसी पहेली दे गया, उलझने को बीबी और समझने को ज़िंदगी दे गया। बिहार के छोटे से गांव झंझारपुर में मास्टर दीनानाथ के यहाँ उनका जन्म हुआ था।
उनके दादा वहाँ के जमींदार थे और उनके पुरखों की दरभंगा महाराज से रिश्तेदारी थी। लेकिन दादाजी जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे से बहुत प्रभावित थे। इससे अपनी सारी जायदाद जमीन उन्होंने गरीबों में बांट दी थी। दादाजी ने उस जमाने में पिताजी को एमए कराया था। पिता दीनानाथ सही मायनों में अपने पिता सोमनाथ चौधरी के पुत्र थे। शहर जाकर पैसे कमाने के बजाय गांव के विकास के लिए गांव में ही रहकर गांव का विकास और शिक्षा का प्रसार करना उन्हें ज़्यादा भाया। माँ गायत्री देवी भी महत्वाकांक्षी थीं। इससे उन्होंने अपने इकलौते बेटे देशराज को लोगों की सेवा के लिए डॉक्टर बनाया। पिता दीनानाथ अपने बेटे का नाम पूरे देश में फैलाना चाहते थे। इससे नाम भी देशराज रखा। डॉक्टर देशराज बचपन से ही बड़े संस्कारी और पढ़ने में तेज थे। पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS के सभी विषयों में गोल्ड मेडल लेकर ही स्नातक की उपाधि ली। उसके बाद उस समय के बिहार के हर होनहार छात्र की तरह 7 समंदर पार कर इंग्लैंड MRCP करने चले गए। 7 समंदर पार करने के बाद भी उन्होंने अपने संस्कारों को खुद से चिपकाए रखा। उसके बाद वहीं से कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन कर माया नगरी बम्बई में आकर प्रैक्टिस करने लगे। वो तो पिता की ही तरह बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते थे, पर उन दिनों बिहार में चिकित्सा के साधनों का अभाव होने से वो अपनी कुशलता और विद्या का वहाँ ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते थे। बिहार के अधिकांश हृदय रोग के मरीज सीधे उनके सहारे अपने इलाज के लिए बम्बई पहुँच जाते थे। वे हर संभव अपने मरीजों का कम पैसों में इलाज करने की पुरजोर कोशिश भी करते थे। पूरे बिहार में उनके नाम का डंका बजता था और सारे मरीज उन्हें अपना मसीहा मानते थे। माता पिता भी पुत्र की कामयाबी पर गर्व महसूस करते थे। इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद डॉक्टर देशराज के लिए तो जैसे लड़की वालों की लाइन सी लग गई। पिता दीनानाथ और माता गायत्री देवी को लगा इंग्लैंड रिटर्न उनके बेटे की पत्नी अंग्रेजी बोलने में पारंगत होनी चाहिए। खाना बनाना सीना पिरोना तो गाँव की बहुओं के काम है। लवली जी फर्राटे से अंग्रेजी बोल लेती थीं। उनके पिता सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर थे और अपनी इकलौती प्यारी बेटी को उन्होंने शहर के सबसे नामी स्कूल नॉटे डेम एकेडमी में पढ़ाया था। लवली नाम से ही लगता था मानो अंग्रेजी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बेचारे दीनानाथ, उनके दिमाग में तो बस इंग्लैंड, बॉम्बे, नॉटे डेम ये सारे नाम नाचने लगे। उन्होंने सोचा उनके इंग्लैंड रिटर्न और बॉम्बे में रहने वाले बेटे के लिए गांव की संस्कारी बहू मटेरियल नहीं चलेगी। उनका और गायत्री देवी का क्या? वे तो अड़ोसी पड़ोसी अच्छन लल्लन की बहुओं के सहारे बची खुची ज़िंदगी काट लेंगे। पूरे गांव झंझारपुर में मास्टर जी और गायत्री देवी के लिए सभी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। बड़े धूमधाम से चीफ इंजीनियर साहब ने अपनी बेटी का विवाह किया। बारात में आए सारे गांव वासियों के मुंह खुले के खुले रह गए। बॉम्बे से आए डॉक्टर साहब के दोस्तों का भी काफ़ी स्वागत सत्कार किया गया। मास्टर दीनानाथ और उनके मित्रों ने इतनी रोशनी, इतना तामझाम और सुविधा कभी देखी ही नहीं थी। उनके पिता का विवाह भी राजघराने की वजह से कुछ इसी तरह हुआ था, ऐसा झंझारपुर के लोगों के मुंह से सुना था। उनके पिता के ब्याह में कन्या पक्ष की तरफ से सारे बारातियों को सोने की गिलौरी और चांदी का पान रखने का केस विदाई में दिया गया था, जिसे काफ़ी दिनों तक लोगों द्वारा याद किया जाता रहा था। देशराज इस विवाह से खास प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्हें दिखावे और पैसों के भोंडे प्रदर्शन से सख्त नफरत थी। वो तो इतने साल इंग्लैंड में रहने के बाद भी अपनी मातृभाषा हिंदी फटाटे से बोलते थे, लेकिन करें भी तो क्या? माता पिता की इच्छा के आगे घुटने टेक दिए। लवली जी में कोई खास बुराई तो नहीं थी, लेकिन दिखावे, मेकअप और अंग्रेजी से उन्हें खासा लगाव था। देशराज जी को अपना काम और मरीज प्यारे थे। काम में बहुत व्यस्त होने की वजह से उन्हें घर पर शांति चाहिए थी। इससे बड़ी जल्दी उन्होंने लवली जी से समझौता कर लिया। लवली जी की गतिविधियों में वे कोई रोक टोक नहीं करते थे। 2 महीनों में 3 दिनों यानी महीने के किसी भी शुक्र, शनि और रविवार को वो अपने गांव झंझारपुर जरूर आते थे। 2 दिन उनकी OPD चलती थी और रविवार का पूरा दिन माता पिता के लिए समर्पित रहता था।
जिस दिन उनकी माता उन्हें उनकी पसंद का ओल का सना, तो कभी आलू पटल भुजिया, तो कभी बैंगन का तरुआ, और नहीं तो बिहारी मिक्स्ड वेजिटेबल जिसे डालना कहते हैं, बनाकर खिलाती थी। ये सब खाने के लिए वो बम्बई में तरस जाते थे। यूँ तो लवली जी भी बिहार से ही थीं, लेकिन ये सब उनके लिए डाउन मार्केट सा था। उनकी इस ओपीडी में आसपास के गांव के लोग मुफ्त इलाज के लिए आते थे। ओपीडी के बाहर एक दान पेटिका रखी रहती थी, जिसमें अमीर लोग अपनी मनचाही रकम डाल देते थे। उस पेटिका में सबसे पहले देशराज जी ही पहला दान डालते थे। उन पैसों से गरीबों को मुफ्त दवा दी जाती थी। 6 महीनों में एक बार वो पटना में अपने मित्र के एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में अपने ही गांव के मरीजों की एंजियोप्लास्टी भी मुफ्त में करते थे। इस तरह वो माता पिता और मातृभूमि दोनों की सेवा कर पाते थे। लवली जी और बच्चे या तो उनके साथ नहीं आते थे, और कभी आते भी थे तो वो तीनों पटना में ही रुक जाते थे, क्योंकि झंझारपुर में उन्हें मच्छर जो काटते थे। इस बात का मास्टर दीनानाथ और गायत्री जी बुरा नहीं मानते थे। वाकई झंझारपुर में मच्छर बहुत थे, पर गायत्री देवी अपने बचवा के लिए सुबह से ही पूरे घर में धूप और कछुआ छाप अगरबत्ती जला देती थीं। रात को भी वो मसहरी में सोते थे। ईमानदारी तो डॉक्टर देशराज में कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन दवाई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। जब डॉक्टर साहब उनसे ठीक से बात नहीं करते थे, तो वे सीधे उनके घर पहुंच लवली मैडम को महंगे उपहार, आइसक्रीम, इम्पोर्टेड चॉकलेट ला कर देते थे। लवली जी तो चीफ इंजीनियर, वो भी बिहार सरकार के, की बेटी थी। उन्हें बचपन से जवानी तक ठेकेदारों के दिए हुए उपहारों का चस्का लगा हुआ था। वो तो दवाई कंपनी के दिए उपहारों को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती थी। लवली जी को इसमें कुछ अटपटा नहीं लगता था। उन्हें अटपटी तो डॉक्टर देशराज की सोच लगती थी। ये सारा मंथन देशराज जी के दिमाग में पेरिस में चल रहा था। इस बार उनका ध्यान पेरिस की इंटरनेशनल मीटिंग में कम, इन चीज़ों पर ज़्यादा जा रहा था। बॉम्बे के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के आगे पीछे सारे फार्मा कंपनियों के डायरेक्टर घूम रहे थे। सबका यही सवाल था, सर आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। पत्नी और बच्चे तो उनसे बिना पूछे ही फार्मा कंपनियों की गाड़ी में कभी एफिल टावर तो कभी यूरो डिज्नी घूम रहे थे। कॉन्फ्रेंस में जब सारे डेवलप्ड यानी विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक डेवलपिंग यानी विकसित हो रहे देश के डॉक्टर देशराज अपनी दशा पर रो रहे थे। उन्हें महाभारत का अभिमन्यु याद आया, जिसने अपने कुल के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वे भी ठीक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस गए थे। महाभारत के अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह से निकलना मालूम ही नहीं था। देशराज अपने पिता की दी शिक्षा और पितामह के संस्कारों पर आँच नहीं आने देना चाहते थे। उन्होंने चक्रव्यूह से निकलने का बहुत अच्छा उपाय सोचा था, जिसे वे भारत वापस अमल में लाना चाहते थे। इस पेरिस यात्रा में पत्नी और बच्चे बड़े खुश थे। उन्हें वापस बॉम्बे आने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर देशराज तो बॉम्बे आने को बेताब थे। बॉम्बे वापस आने के बाद दूसरे दिन जैसे ही डॉक्टर देशराज अस्पताल पहुंचे, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी अंजना को बुलाकर कहा, आई वॉन्ट टू मीट हेड्स ऑफ ऑल द फार्मा कंपनीज, कॉल ड्रग सप्लायर, कैथेटर पीपल एंड पीपल हु सप्लाइज स्टेंट। मैं सबसे अलग से बात करना चाहता हूँ। अंजना तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। पिछले 10 सालों से वो डॉक्टर साहब के साथ काम कर रही थी। उसने पहली बार ये बातें डॉक्टर साहब के मुंह से सुनी थी। बेचारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सर से मिलने के लिए तरसते रहते थे। कईयों ने तो अंजना को छोटे मोटे गिफ्ट भी दिए कि वो उसकी सर से मुलाकात करवा दे, वो सर से उनकी कंपनियों की दवाई लिखने के लिए कहे। वैसे सर उसकी ज़रूरतों का काफ़ी ध्यान रखते थे। उसे औरों की तुलना में तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती थी। इन सब के बावजूद वो सर के सामने मुंह खोलने से भी डरती थी। वही सर इतना बड़ा कायाकल्प कि पेरिस से आते ही इन सब से मिलने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। बड़े धड़कते दिल के साथ उसने फार्मा कंपनियों के अधिकारियों को फ़ोन घुमाया। ठीक उसी की तरह फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के भी मुंह खुले के खुले रह गए। सारे फार्मा कंपनियों में भगदड़ मच गई। ऐसा लगा मानो सूरज पूर्व से नहीं पश्चिम से उगा है। 1 घंटे के अंदर करीब 100 लोग जमा हो गए। उन्होंने रिसेप्शन में कहलवा दिया कि वो उस दिन ओपीडी में मरीज नहीं देखेंगे।
मरीजों को बांटने वाले कूपन फार्मा कंपनियों के अधिकारियों को बंटवा दिए गए। हॉस्पिटल के मेन गेट पर भी उन्हें रोका गया तो उन्होंने गार्ड को सर के सेक्रेटरी से बात करने को कहा। गार्ड बेचारा भी अवाक। टोकन के नंबर अनुसार एक एक करके फार्मा कंपनी वालों को उनके कमरे में जाना था। जैसे ही फार्मा वाला उनके कमरे में गया, सभी से उनका सिर्फ एक ही सवाल था, मेरे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट पर आपकी कंपनी एक साल में कितना खर्च कर सकती है? सभी ने सोचने के लिए 1 घंटे का समय मांगा, लेकिन सब मन ही मन सोच रहे थे, दिखा दिया ना अपना असली चेहरा, 2 मुँहा सांप, खोखले आदर्श। वहीं इस परिवर्तन से सब खुश भी थे। सब में आपस में होड़ लगी थी कि कौन कितना ज़्यादा उन्हें दे सकता है। पोस्ट लंच फिर सभी डॉक्टर देशराज के कमरे में बारी बारी से गए। लगभग सबका कहना था, जितने हमारे कंपनी के स्टैंड, कैथेटर और दवाइयाँ उपयोग में लाई जाएंगी, उसी के अनुसार आपको नगद राशि दे दी जाएगी। डॉक्टर देशराज के पास एक रजिस्टर था जिसमें पिछले साल उनके द्वारा उपयोग में लाई सभी चीज़ों का रिकॉर्ड था, जो उनकी सेक्रेटरी ने उनके कहने पर तैयार रखा था। पूरा अस्पताल स्तब्ध था और सेक्रेटरी भौंचक। इस तरह फार्मा कंपनी वालों से मुंह खोलकर पूछना, वो भी अस्पताल के सबसे प्रतिष्ठित बेदाग डॉक्टर देशराज। ये तो संसार का 8वां अजूबा होने जा रहा था। पिछले साल के अनुसार सारी राशि जोड़ने के बाद 10 करोड़ की बड़ी राशि उनके टेबल के कागज़ पर लिखी गई। उन्होंने अगले दिन सभी कंपनी के डायरेक्टरों के साथ अपने ही कमरे में मीटिंग रखी। वैसे भी टीवी पर डॉक्टरों के विरुद्ध आमिर के प्रोग्राम की रिपीट टेलीकास्ट और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की पुष्टि की। डॉक्टर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सपरिवार सैर सपाटे के लिए जाते हैं, ना कि ज्ञानवर्धन के लिए। इस पूरी इंटरनेशनल ट्रिप का खर्च फार्मा कंपनियां ही उठाती हैं। ये सब सुन, देख और कुछ हद तक सच्चाई से सारे डॉक्टर झुंझलाए हुए थे। उस पर डॉक्टर देशराज का ही कदम। किसी ने कहा, सियार की जब मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा साला। कालिदास अपनी ही डाल काटने चला है। कोई कहने लगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई तो उन्हें साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिलाने की बात कर रहा था। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सभी पशोपेश में पड़े हुए थे। डॉक्टर साहब तो हमेशा की तरह अपना सीना फुलाए अपने कमरे से निकले। चेहरा भी गर्व से चमक रहा था। चेहरे पर कोई अपराध भाव नहीं था। सबकी नज़रें कल की मीटिंग पर थीं। पता नहीं किस फार्मा कंपनी के एक कर्मचारी ने अपने एक जर्नलिस्ट मित्र को इस बात की जानकारी दे दी। इतनी बड़ी बात कभी छुपती है भला? उस न्यूज़ चैनल वाले ने तो स्टिंग ऑपरेशन करने की ठानी। आखिर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुईं। दूसरे दिन सारी कंपनियों के हेड डॉक्टर साहब के कमरे के सामने ठीक 10 बजे पहुँच गए। इनमें से एक छद्म वेश में जर्नलिस्ट था। सभी अपने हाथों को चिकोटी काट कर देख रहे थे, कहीं ये सपना तो नहीं है। ठीक 10:03 पर डॉक्टर देशराज वहाँ आए और बड़े ही दृढ़ शब्दों में कहा, आप सब मेरे चैम्बर में आएँ। सब आश्चर्यचकित कि डॉक्टर देशराज का इतना कायाकल्प हो गया कि वे सबके सामने भी अपनी मांग रखने में हिचक नहीं रहे हैं। जर्नलिस्ट महाशय तो अपनी टाई और हाथ की घड़ी में कैमरा और टेप रिकॉर्डर फिट करके लाए थे। उसने अपने चैनल वालों को कमरे में होने वाली घटना का सीधा प्रसारण करने को कहा था। वो मन ही मन भारी प्रसन्न था कि ये प्रसारण तो आमिर के शो को भी मात दे देगा। वो तो भला हो उसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड का, जिसने उसे सूचना दी। कुर्सी पर बैठते ही डॉक्टर देशराज ने बड़े ही कड़े और सधे शब्दों में कहा, कल आपसे बात कर मैंने पिछले साल के मेरे सारे केसेस का रिकॉर्ड चेक किया तो पाया उसके अनुसार आप सब मिलकर मुझ पर 10 करोड़ खर्च करने को तैयार हैं। मैंने अपने वकील और कुछ दोस्तों को यहाँ बुला लिया है। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि इस धनराशि से एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसके माहवारी इंटरेस्ट से हम हर महीने कुछ गरीब मरीजों का इलाज कर सकते हैं। आप आगे से मुझे दी जाने वाली राशि सीधे ट्रस्ट के अकाउंट में डाल सकते हैं। हर साल ये राशि बढ़ती जाएगी और हमारे गरीब मरीजों की संख्या भी। मैं आशा करता हूँ इससे किसी को भी कोई एतराज़ ना होगा। Our mission should be health care, should reach to poorest of poor. कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए।
डॉक्टर देशराज के इस कदम को न केवल कमरे में खड़े लोग बल्कि उस जर्नलिस्ट की कृपा से ब्रेकिंग न्यूज़ बन पूरा देश देख रहा था। पूरे देश में उनका गांव झंझारपुर और गर्व से सीना ताने डॉक्टर साहब के माता पिता भी थे। इसी घोषणा के साथ डॉक्टर देशराज उस चक्रव्यूह से भी बाहर निकल गए जिसमें उन्हें घुटन हो रही थी। अब वे भी अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखित एक ईमानदार, मानवता की सेवा करने का लक्ष्य लेकर चलने वाले डॉक्टर की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।